गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे। साइक्लोट्रॉन के बारे में जाने भी थे और बहुत अच्छा से 3 बार 4 बार समझाए भी थे, आपको याद भी हो गया होगा शायद। साइक्लोट्रॉन में मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, के मैक्स इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। याद करिए, कल ही प्रूफ किए थे। के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इससे साइक्लोट्रॉन से जो निकलता था, याद करिए, फॉर्मूला था आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। ये था साइक्लोट्रॉन से निकलने वाली धनावेशन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये कंडक्टर, ठीक है। टॉपिक का नाम देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, तो ये चुंबकीय बल लगेगा। इसमें फॉर्मूला डिराइव होकर के आएगा, देख लीजिए, ये फॉर्मूला निकल के आएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यही प्रूफ होकर के आएगा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई धारावाही चालक तार रखा जाएगा तो उसका जो फॉर्मूला लगेगा F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब उसके लिए पहले समझिए ध्यान से कि मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक तार है। मान लेते हैं एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि धारा जाएगा, धारा आएगा पीछे नीचे, धारा आ रहा है नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, वेग ऊपर की ओर। अगर धारा नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर। आप किधर भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। धारा की दिशा आप किधर भी मान सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, ये क्या दर्शा दिए, इलेक्ट्रॉन। बताए थे धारा अगर आगे बहता है तो इलेक्ट्रॉन पीछे बहेगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है उसका, नेगेटिव चार्ज के कारण। अब मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B ऊपर की ओर है। B जो है चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, B चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा, मतलब धारा आया नीचे, तो इलेक्ट्रॉन का वेग किधर होगा, ऊपर। इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो ऊपर। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, के बीच का कोण बताइए, थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण थीटा, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण थीटा, याद रखेंगे। मान लीजिए कि धारा नीचे आ रहा है, नीचे बह रहा है, तो धारा नीचे अगर आई आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई ऊपर की ओर, इस साइड। और हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र
जो आरोपित किए हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं, मान लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड, तो दोनों के बीच का कोण कितना मान लिया गया? थीटा। ठीक है, याद रखेंगे। आप मन हो तो आप धारा को आगे मान लीजिए और वेलोसिटी को पीछे हो जाएगा। धारा आगे हो जाएगा, वेलोसिटी पीछे हो जाएगा, तो ये वाला कोण थीटा मानना पड़ेगा। वेलोसिटी पीछे कर लीजिए, धारा आगे कर लीजिए, तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। जो भी हो, जैसा आप मानिएगा। तो हम लोग लिखते हैं, माना कि L लंबाई वाला एक धारावाही चालक तार, से I धारा प्रवाहित होती है। I धारा प्रवाहित होती है। ये देखिए, इस सुचालक तार के प्रति एकांक आयतन, याद करिए करंट में पढ़े थे, के प्रति एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दीजिएगा, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, जिन्हें B चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर, या थीटा कोण के साथ, थीटा कोण के साथ नहीं, पर कर दीजिए, पर v वेलोसिटी से गति कराया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखिए, सुचालक के एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल टू n, यानी सुचालक के एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? n। तो सुचालक के कुल आयतन, याद करिए करंट चैप्टर में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सुचालक का कुल आयतन कितना होता है? लंबाई हो गया L और क्षेत्रफल हो गया A, तो कुल आयतन हो जाएगा A गुना L। याद करिए, ऐसा कोई कंडक्टर रहता था करंट वाले चैप्टर में, जिसकी लंबाई हम लोग L माना करते थे, है ना, यहाँ से यहाँ, और क्षेत्रफल को A मानते थे, है ना, क्षेत्रफल को A मानते थे। तो याद करिए, सुचालक का जो आयतन निकलता था, क्षेत्रफल गुना क्या? लंबाई, क्षेत्रफल गुना लंबाई, जो आयतन निकलता था, वॉल्यूम इक्वल टू बताए थे A गुना क्या होता था? L। जैसे एरिया का मात्रक बोलिए मीटर स्क्वायर,
और लंबाई का मतलब बोलिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर गुना मीटर करिएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये किसका मात्रक हो गया, आयतन का। तो सुचालक का आयतन बोलेगा तो कितना बोलिएगा, एल। सुचालक का आयतन बोलेगा तो बोलिएगा एल। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया कि सुचालक का कुल आयतन, तो कुल आयतन बोले तो कितना, एल में कुल फ्री इलेक्ट्रॉन, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल टू, एकांक आयतन में था n, एकांक आयतन में था n, तो एल आयतन में कितना हो जाएगा, n गुना एल, n गुना एल इक्वल टू हो जाएगा n a l। जैसे एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया n और कुल आयतन है al, तो कुल आयतन में कितना हो गया, n a l। चलिए अब देखिए, सुचालक के कुल आयतन में, सुचालक के कुल आयतन में कुल आवेश Q इक्वल टू सुचालक के कुल आयतन में कुल कितना आवेश होगा, तो देखिए ध्यान से, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, NaL, कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है NaL। तो आप बताइए कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो बताइएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर गुना कर दी जाएगी, NaLe हो गया, कुल आवेश मिल गया। अब लिखेंगे we know that चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला, Q आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो बताए थे, याद करिए फर्स्ट क्लास में, कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर Q आवेश पर बल निकालना होगा तो निकालेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको या तो यूं कहें, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। इसलिए सो चुंबकीय क्षेत्र में Q इक्वल टू, याद करिए, NaLe आवेश पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल। अगर वेक्टर नहीं लिखेंगे तो केवल F लिखेंगे जी, क्या हो जाएगा, Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। थोड़ा सा पीछे करो,
तो अब आइए F इज इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू रखिए, तो Q का वैल्यू हो जाएगा NaLe हो जाएगा। अच्छा, Q का वैल्यू रख दिए जी NaLe, Q का वैल्यू रख दिए जी NaLe। अब देखिए V है वेलोसिटी, तो याद करिए कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, चालक तार में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसको कहते हैं अनुगमन वेग। करंट में बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब विद्युत धारा प्रवाह जब हो रहा है तो उसके दौरान, विद्युत धारा जब प्रवाह हो रहा है तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो वेग कहलाता है अनुगमन वेग। करंट में बताए थे v जो होता है वो कहलाएगा क्या, vd, जिसका वैल्यू बताए थे 10⁻⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड तक, मीटर प्रति सेकंड तक। यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का वेग को बताए थे क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग vd, जिसका वैल्यू बता चुके थे। तो यहाँ पर जो v है वो v को क्या बोल देंगे, vd बोल देंगे, और v को क्या बोलेंगे, vd बोल देंगे। ठीक है, v तो v ही है, और कौन बोलिए, साइन थीटा हो गया, कौन बोलिए, साइन थीटा हो गया, कौन बोलिए, साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगा F इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, इसको मिलाते हैं, NaE, L को छोड़ दिए, NaE, फिर VD लिख दिए, हो गया NaE VD, L बच गया, B साइन थीटा बच गया, B साइन थीटा हो गया। तो अब जो होगा यहाँ पर जो बचेगा F इज इक्वल टू, याद करिए NaE VD को क्या बोलते हैं, I। करंट में बता चुके थे, ऑब्जेक्टिव याद करिए करंट वाला, I इज इक्वल टू NaE VD, I इज इक्वल टू NaE VD, I इज इक्वल टू NaE VD। तो ये बन गया I, ये हो गया I, L B साइन थीटा, नहीं आ गया प्रूफ, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। इसको समझाते हैं एक दो बार, देखिए ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसका फॉर्मूला निकल करके आएगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। कहने का मतलब जब कोई चालक तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जब कोई चालक तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा उसका फॉर्मूला निकालना है। जैसे अगर मान लीजिए दो तार रहता है, देखते होंगे कि एगो गर्म और ठंडा रहता है, मतलब जो गली वगैरह में देखते होंगे 11,000 वोल्ट का तार जाता होगा, उसमें दो तार रहता है, दो कभी तीन रहेगा, तो उसको देखते हैं कहीं कहीं ज्वाइंट कर देता है, कहीं कहीं उसको ज्वाइंट कर देता है। इसलिए ज्वाइंट करता है क्योंकि अगर ज्वाइंट नहीं करेगा तो कहीं कहीं पर इतना ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि दोनों तार आपस में टान लेता है। ये जो बड़ा बड़ा खेत में जो पोल होता है वहां पर देखिएगा कि कहता है उसके नजदीक मत जाइए, उसके नजदीक आप नहीं जाइए, क्योंकि वहां पर जो चालक तार है उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर आप जाइएगा तो आप पर ज्यादा बल लगेगा और आपको वो अपने ये और आकर्षित करेगा, जिससे आपको करंट लग सकता है। इसलिए मतलब ये समझिए मोटा मोटी तौर पर कि अगर एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया तो कितना उस पर बल लगेगा वो फॉर्मूला निकालना है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए
कि L लंबाई वाला एक धारावाही चालक तार है। मान लीजिए कि L लंबाई वाला एक धारावाही चालक तार है, जिससे कितना धारा बह रहा है, I धारा प्रवाहित होती है। कितना धारा, I धारा। अब इस सुचालक तार के प्रति एकांक आयतन में, करंट में पढ़ चुके इसको, कि प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को n मानते हैं। प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को n मानते हैं, जिसे कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के साथ, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, v गति कराते हैं। ठीक है। अब सुचालक के प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है n। सुचालक के प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है n। तो एकांक आयतन में n है, अब कुल आयतन कितना होता है, Al। करंट में बताए थे सुचालक का कुल आयतन होता है Al, क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो जब एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इतना आयतन में गुना कर दी जाएगी, n गुना Al। अच्छा, कुल इलेक्ट्रॉन मिल गए NaL, कुल इलेक्ट्रॉन मिल गए NaL। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, और कुल इतना इलेक्ट्रॉन है तो गुना कर देंगे, कुल आवेश हो जाएगा NaLe, NaLe, ये कुल आवेश मिल गया। अब हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश जो बल लगता है वो होता है F = Q × V × B, Q × V × B, या QV sin थीटा, या QV sin थीटा। तो जब Q आवेश पर इतना बल लगेगा तो जो Q का मान निकाले थे रख देंगे उसमें। तो Q का मान रखेंगे फिलहाल NaLe, Q का मान रखेंगे NaLe, यहाँ रख दिया गया। अब जो V है, यहाँ जो V है वो V बन जाएगा अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग कहलाता है अनुगमन वेग, तो Vd कहलाया, V sin थीटा, थीटा कोण पर ही है। अब ये इसको सरिया दीजिए, NaE L बच गया था, L उधर लिख दिया गया, LB sin थीटा। अब करंट से पढ़े हैं कि NaEVd का जो फॉर्मूला होगा वो होगा I, NaEVd का जो फॉर्मूला होगा वो होगा I, तो हो गया ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। देखिए प्रूफ पकड़ के आ गया, उतार लीजिए। देखिए आगे, अभी हम लोग पढ़े जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप धारावाही चालक तार को रखिएगा, जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में आप धारावाही चालक तार को रखिएगा उस पर कितना बल लगेगा उसका फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े। क्या पढ़े, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। F = ILB sin थीटा, F = ILB sin थीटा। ये हो गया आपको विद्युत धारा, लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और कोण का साइन, कोण का साइन, ये आपको हो जाएगा। थीटा आपका धारा और इनके बीच का कोण हो जाएगा, बी के बीच का कोण। उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे साइन याद करिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही थीटा होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसाइन, है ना। तो उस केस में आप देखिएगा F = फॉर्मूला निकल के आएगा ILB sin थीटा, F = ILB sin थीटा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ जैसे याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कूलम्ब्स लॉ, F = KQ1Q2/R², F = KQ1Q2/R²। ठीक उसी प्रकार जैसे वहाँ कूलम्ब्स लॉ है तो यहाँ बायो सावर्ट लॉ है, तो जैसे वहाँ कूलम्ब्स लॉ है तो यहाँ बायो सावर्ट लॉ है। थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, 5 नंबर में ये पूछा हुआ है, ये नियम है, इसका कुछ फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो टॉपिक का नाम देखिए, बायो, टी साइलेंट होता है, बोलते हैं बायो, टी साइलेंट होता है, सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम या बायो सावर्ट नियम, प्रोफेस लगाइए, न लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायो
सावर का नियम, ठीक है। अब सुनिए ये क्या कहता है। जैसे बताया अभी कि कोई भी धारावाहिक ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट आप याद करिए, ओएस्टर्ड फर्स्ट क्लास का वीडियो आप रिकॉल कीजिए। ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो बताए थे कि कोई भी धारावाही चालक तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत अगर आप कोई चुंबकीय सुई लाते हैं तो चुंबकीय सुई अपने प्रारंभिक दिशा से क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, मुड़ जाता है। ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट आप याद करिए। है ना, ये आपका क्या था, चुंबकीय सुई था। ये आपका चुंबकीय सुई था, याद करिए। जैसे ही स्विच को ऑन करते थे, इससे धारा प्रवाहित होने लगता था सर्किट से। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट से धारा प्रवाहित होने लगता है। और जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगता है, कुछ ही क्षण में देखते हैं हम लोग, कुछ ही छोटे छोटे क्षण में देखते हैं, ये चुंबकीय सुई अपने प्रारंभिक दिशा से क्या होता है, मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो कहेंगे कि चूंकि ये चुंबकीय सुई अपने प्रारंभिक दिशा से मुड़ गया, विचलित हो गया, ये विक्षेपित हो गया, तो आप कह सकते हैं कि जरूर धारा प्रवाह के दौरान एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि ये चुंबकीय सुई तभी मुड़ेगा, ये चुंबकीय सुई तभी घूमेगा जब इसके चारों ओर कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। ये चुंबकीय सुई तभी घूमेगा, ये मुड़ेगा, ये विक्षेपित होगा जब इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, जरूर धारा प्रवाहित किया होगा। धारा प्रवाहित किए होंगे तो उसी धारा प्रवाह के दौरान या उसके कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। और इसी चुंबकीय क्षेत्र में के मौजूदगी के कारण ये चुंबकीय सुई क्या हो गया होगा, विचलित हो गया होगा। ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बताए थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को खोजा गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को खोजा गया है, याद करिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को खोजा गया है। कौन खोजे थे, ओएस्टर्ड। कौन खोजे हैं, ओएस्टर्ड, जिसको नाम से बोलते थे ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। वास्तव में कैसे किए थे, फर्स्ट वीडियो आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि जैसे ही स्विच को ऑन करते थे या किया जाता था तो सर्किट से धारा प्रवाहित होता है। और जब सर्किट से धारा प्रवाहित होता है तो ये देखा जाता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है, मुड़ जाता है वो। तो और हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई तभी मुड़ेगा जब इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तभी मुड़ेगा जब इसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब सोचिए कि स्विच को ऑन करने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ होगा। तो हम सोचे कि स्विच को ऑन किए तो केवल धारा प्रवाहित हुआ, स्विच को ऑन किए तो केवल धारा प्रवाहित हुआ, तो जरूर वो धारा ही अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया होगा। इसलिए यहाँ से सत्यापित हो जाता है कि धारा प्रवाह के दौरान तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस एक्सपेरिमेंट को बताए थे ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। तो ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से यह ज्ञात हुआ कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये सोचा जा रहा था उन दिनों में कि चूंकि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। जैसे कूलम्ब्स लॉ में भी था ना जी कि प्लस क्यू
और प्लस क्यू, Q1 Q2, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्लस प्लस से तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन फिर ये साथ सोचा जा रहा था कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा और किधर लगेगा और किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो चूंकि प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये सोचा जा रहा था कि कितना लगेगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो उनके लिए कौन सा नियम आया था, कूलम्ब्स लॉ आया था। उनके लिए कूलम्ब्स लॉ आया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही बात है कि वो स्टड एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चला, वो स्टड एक्सपेरिमेंट से यह मालूम चला कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सबके लिए दो वैज्ञानिक थे। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। दो वैज्ञानिक थे, बायोट और सावर्ट। बायोट और सावर्ट ये दोनों मिल करके अपना एक्सपेरिमेंट किए। ये दोनों मिल करके अपना एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला, उन एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर एक नियम दिए जिसका नाम होता है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ। कोई अगर आपसे पूछे कि बायो-सावर्ट लॉ क्या है, वो क्यों आया, कैसे आया, तो उसको बताएंगे कि देखिए वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट से यह मालूम हुआ था कि विद्युत धारा जब किसी तार से प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना उत्पन्न होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए दो वैज्ञानिक बायोट और सावर्ट आपस में मिल करके एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पर एक नियम बनाए। वही नियम को बोला जाता है बायो-सावर्ट लॉ। वही नियम को बोला जाता है बायो-सावर्ट लॉ। अब देखिए बायो-सावर्ट लॉ है क्या। किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायोट एवं सावर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया नियम को बायो-सावर्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ कहा जाता है। अच्छा, ये जानिएगा कि बायो-सावर्ट लॉ में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उनको लिखने वाले हैं। देखिए लिख देते हैं वो भी, लेकिन हटेगा नहीं। अच्छा, बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार किसी धारावाही
चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी धारा, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। तो पूछे बायो-सावर्ट लॉ क्या है, तो बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए दो वैज्ञानिक आपस में एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पर नियम बनाए। वो नियम कहलाता है बायो-सावर्ट लॉ। किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो एवं सावर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया नियम को बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार किसी धारावाही चालक तार, बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब किन किन बातों पर निर्भर करता है वो कल जानेंगे।